नमस्कार दोस्तों। हमने अंबानी, टाटा और हर्षद मेहता की फर्श से अर्श तक की कहानियां तो बहुत सुनी है और वो हमें पसंद भी आती है, सिर्फ एक वजह से कि कैसे उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को उन्हीं के पुश्तैनी व्यवसाय में मात दी। कुछ ऐसी ही कहानी है कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट की, जिनका स्वभाव काफी क्रूर और आक्रामक कहा जाता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जब उनकी मृत्यु हुई उस समय उनके पास अमेरिकी सरकार के खजाने से भी ज्यादा पैसा था। ये जिंदगी की कहानी उस आदमी की है जिसने अपने साथ धोखा करने वाले बिजनेस पार्टनर्स को 2 लाइन का लेटर भेजा था कि मैं आप पर मुकदमा नहीं करूंगा क्योंकि कानून बहुत धीमा है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आपका सच्चा कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट। कॉर्नेलियस के पूर्वज नेदरलैंड्स से थे और 1650 में उनके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर न्यूयॉर्क आए, जिसे उस वक्त न्यू एम्स्टरडैम के नाम से जाना जाता था। कॉर्नेलियस ने सिर्फ 11 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के साथ फेरी यानी नौका से लोगों को नदी पार कराने के बिजनेस में जुड़ गए। सब काम सीखने के बाद उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना था, पर इसके लिए एक नाव की जरूरत थी। एक कहानी ये है कि उनकी माँ एक किसान थी और हालांकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, पर कुछ बचत थी जिसमें से वो $100 अपने बेटे को उधार करने के लिए मान गई, जो एक छोटी सी नाव खरीदने के लिए काफी थे। पर इसके लिए कॉर्नेलियस को अपने माँ को एक कठोर पहाड़ को साफ करके देना था ताकि वो उस पर खेती कर सके। लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि इतनी सारी चट्टानें हटाने में बहुत समय लगेगा, तो उसने दूसरे स्थान के बच्चों को भी काम में शामिल करने के लिए मना लिया और बदले में उन्हें अपनी नई नाव पर बिना किराया यात्रा मिलने का वादा किया। मिलके उन्होंने मैदान साफ किया और कॉर्नेलियस ने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में अपनी पहली नाव खरीदी। नाव खरीदने के बाद कॉर्नेलियस ने माल और यात्रा का परिवहन शुरू किया, स्टेटन आइलैंड से मैनहट्टन तक। ये वो वक्त था जब उन्होंने एक ऐसी तरकीब का इस्तेमाल किया जो उनके साथ पूरी जिंदगी रही। ये थी बाजार में सबसे सस्ता किराया मांगने की। जल्द ही बेहतरीन कमाई के साथ उन्होंने एक के बाद एक नई नाव लेने का फैसला लिया और जो भी कमाई आती वो उससे उसी काम में दोबारा लगा देते। ये सब संभव हो पाया 1812 के अमेरिका और ब्रिटेन के युद्ध के दौरान, जिसमें उन्होंने अपने व्यवसाय को काफी बढ़ा दिया, आसपास के सरकारी स्थलों को सामान पहुंचाकर। उनके व्यवसाय करने में इतना उत्साह था कि उनके आसपास के अन्य कैप्टन्स उन्हें द कॉमोडोर कहने लगे, एक निकनेम जो उनके साथ पूरे जीवन रहा। 1813 में 19 वर्ष की उम्र में वैंडरबिल्ट ने अपनी चाचेरी बहन सोफिया जॉनसन से शादी की, जिनके साथ उन्हें 13 बच्चे हुए। हालांकि उन्हें एक अच्छे पति या पिता बनने का समय नहीं मिला। एक समय पर उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ वक्त के लिए एक पागल खाने भेज दिया था और कुछ वर्ष बाद अपने एक बेटे को भी, बस इसलिए कि उसको एपिलेप्टिक दौरे आते थे, जिसे कॉर्नेलियस ने कमजोरी का संकेत माना। 24 नवंबर 1817 को एक फेरी व्यवसायी जिसका नाम थॉमस गिबन्स था, उसने वैंडरबिल्ट से अपने स्टीमबोट को न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क के बीच चलाने के लिए कैप्टन बनने को कहा। वैंडरबिल्ट ने अपने व्यवसायों के चलते हुए भी गिबन्स के व्यवसाय प्रबंधक बन गए। जब वैंडरबिल्ट ने इस व्यवसाय में कदम रखा, उस वक्त गिबन्स न्यूयॉर्क के पानी में स्टीमबोट एकाधिकार के खिलाफ लड़ रहे थे, जो रॉबर्ट लिविंगस्टोन और रॉबर्ट फुल्टन को न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा दिया गया था, जिन्होंने स्टीमबोट का निर्माण किया था। लिविंगस्टोन और फुल्टन दोनों वैंडरबिल्ट गिबन्स के साथ काम शुरू करने तक मर चुके थे, लेकिन एकाधिकार अब भी लिविंगस्टोन के वारिस के पास था। उन्होंने एरोन ऑगडन को न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी के बीच एक नाव चलाने का लाइसेंस दिया था। गिबन्स ने अपने स्टीमबोट व्यवसाय को शुरू करने के लिए दाम घटा दिए और एक लीगल केस को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एकाधिकार को मिटाने के लिए लाया। गिबन्स के लिए काम करते हुए वैंडरबिल्ट ने एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स व्यवसाय चलाने का तरीका सीख लिया। 1824 में सुप्रीम कोर्ट ने गिबन्स के पक्ष में फैसला सुनाया, कहा कि राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है। ये केस अब भी एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा और अमेरिका की प्रगतिशीलता का आधार बना। अब कॉर्नेलियस ने देखा कैसे अपने व्यवसाय को और ऊपर तक ले जा सकते हैं। स्टीमबोट्स। उन्हें पता था कि स्टीमबोट इस्तेमाल किए जा रहे जहाजों से बहुत अधिक कुशल है, इसलिए उन्होंने उसमें बड़ी मात्रा में निवेश करना शुरू किया।
और एक बार फिर उन्होंने अपने सेलबोट्स के साथ वही तरकीबें इस्तेमाल की और सबसे सस्ते दाम देने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ यात्राएं बिल्कुल मुफ्त शुरू की। कॉर्नेलियस को बहुत नुकसान हुआ, पर उनकी सोच साफ थी, जब तक उनके पास अपने दुश्मनों से अधिक पैसा हो वो उन्हें जल्दी से दिवालिया कर देंगे, उनके सभी ग्राहकों को छीन लेंगे। जब वो व्यापार से बाहर हो जाएंगे उस वक्त वो अपने दाम को बढ़ा देंगे। इन कठोर युक्तियों ने कई व्यवसाय मालिकों को दिवालिया बना दिया, लेकिन कुछ मामलों में कॉर्नेलियस ने उनके व्यवसाय को बहुत कम कीमत पर खरीद लिया। कुछ बड़ी स्टीमबोट कंपनियों ने कॉर्नेलियस को रिश्वत दी ताकि वह उनके क्षेत्र में व्यापार न कर सके। उदाहरण के लिए, जब कॉर्नेलियस ने हडसन नदी पर अपना व्यवसाय शुरू किया, तो द स्टीमबोट एसोसिएशन नामक कंपनी, जो नौका व्यवसाय कर रही थी, ने उसे $1 लाख दिए, इसलिए उसने अपने क्षेत्र में नावें चलाना बंद कर दिया। उसके सस्ते दानव का सामना करने के बजाय क्षेत्र की कीमत चुकाना उनके लिए सस्ता था। कॉर्नेलियस के लिए पैसा कमाना एक खेल था और वह जीतने के लिए दृढ़ था। हालांकि उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई, फिर भी उन्हें अमीर अभिजात वर्ग द्वारा एक बाहरी व्यक्ति माना गया। स्कूली शिक्षा की कमी के कारण उन्हें ठीक से लिखने में संघर्ष करना पड़ा, और जिस तरह से वह दिखते और बोलते थे वह निश्चित रूप से उच्च वर्ग के अधिकांश लोगों के दिखने और बोलने के तरीके से भिन्न था। लेकिन कॉर्नेलियस ने अपने श्रमिक वर्ग की शुरुआत को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने जहाज़ों का विज्ञापन द पीपल्स लाइन के रूप में किया, जो सामान्य रोजमर्रा के लोगों के लिए किफायती जहाज थे। लेकिन कॉर्नेलियस कभी भी अपने पास मौजूद धन और शक्ति से संतुष्ट नहीं थे, और 1949 में कॉर्नेलियस ने अपनी अगली बड़ी पैसा बनाने की रणनीति कैलिफोर्निया गोल्ड रश की पहचान की। उन दर्शकों के लिए जो नहीं जानते कि कैलिफोर्निया गोल्ड रश क्या था, 24 जनवरी 1848 को कैलिफोर्निया में सोने की खोज की गई, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा प्रवासन शुरू किया और 1 दर्जन देशों के लोगों को आकर्षित किया। अब एक बहुत लोकप्रिय मुहावरा है कि कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान जो लोग सबसे अधिक अमीर हुए, अक्सर कुदाल बेचने वाले लोग थे, न कि वास्तव में सोने की तलाश करने वाले लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे। लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सोने की दौड़ से सबसे अमीर कौन हुआ, तो यह वही लोग थे जो सभी लोगों को कैलिफोर्निया ले जा रहे थे। आप देखिए, कैलिफोर्निया में सोने की खोज के बाद सचमुच सैकड़ों हजारों लोग अमीर बनने के लिए वहां यात्रा कर रहे थे। लेकिन कैलिफोर्निया अभी तक देश के बाकी हिस्सों से रेल द्वारा नहीं जुड़ा था, और कॉर्नेलियस इसका फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कैलिफोर्निया के लिए नाव यात्रा की पेशकश शुरू कर दी। बेशक कई अन्य लोगों ने भी ऐसा किया, लेकिन कॉर्नेलियस ने खुद को अलग इसलिए किया क्योंकि उसने निकारागुआ के माध्यम से कैलिफोर्निया के लिए एक नया मार्ग खोजा, जो पनामा के रास्ते से लगभग 600 मील छोटा था, जिसका उपयोग बाकी सभी लोग कर रहे थे। उन्होंने निकारागुआ सरकार के साथ एक विशेष समझौते पर सहमति व्यक्त की, और परिणामस्वरूप कोरेनलियस की यात्राएं प्रतिस्पर्धा की तुलना में तेज और सस्ती थी, और इस प्रकार उन्होंने कहीं अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया। सोने की भीड़ में आए लोगों के झुंड में कॉर्नेलियस ही था जो हर यात्रा से पैसा कमा रहा था। लेकिन 1853 में कॉर्नेलियस ने कुछ ऐसा किया जो उसने व्यावहारिक रूप से कभी भी नहीं किया था। उसने एक छुट्टी ली। उसकी उम्र 60 साल होने वाली थी और वह लगभग बचपन से लेकर लगातार काम कर रहे थे, इसलिए उसने अंततः एक छुट्टी लेना तय किया और अपने परिवार के साथ यूरोप की यात्रा के लिए एक विशाल नाव खरीदी, और तुरंत सब कुछ पलट गया। उन्होंने निकारागुआ में अपने नए परिवहन व्यवसाय का प्रबंधन मॉर्गन और गैरिसन नामक 2 व्यक्तियों पर छोड़ दिया था, जो व्यवसाय में भागीदार थे, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दिया और निकारागुआ के नए राष्ट्रपति विलियम नामक एक व्यक्ति के साथ एक संदिग्ध सौदा किया। इस सौदे का मूल रूप से मतलब था कि कॉर्नेलियस के पूरे देश में अपने जहाज़ों को संचालित करने के विशेष अधिकार केवल मॉर्गन और गैरिसन को दिए जाएंगे। जब कुर्नेलियुस को यह खबर मिली, तो उसने उन्हें अब तक का सबसे छोटा और सबसे अशुभ पत्र भेजा। सज्जनों, आपने मुझे धोखा देने का काम किया है। मैं आप पर मुकदमा नहीं करूंगा क्योंकि कानून बहुत धीमा है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आपका कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। कॉर्नेलियस ने तुरंत एक और परिवहन कंपनी स्थापित की। उसने ग्राहकों को चुराने के लिए बेहद कम कीमत की पेशकश करने की अपनी पुरानी चाल का इस्तेमाल किया।
इसके बाद उन्होंने देश की नाकेबंदी करने के लिए निकारागुआ से यात्रियों को ले जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने आसपास के देशों को भी वॉकर की नई सरकार को मान्यता न देने के लिए मना लिया और अंततः उन्होंने निकारागुआ में नई सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध शुरू करने में मदद की। मूल रूप से जैसा कि कॉर्नेलियस ने अपने पत्र में कहा था, उसने उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। अब इस समय तक कुर्नेलियस लगभग 60 वर्ष का था और जब अधिकांश लोग 60 वर्ष के हो जाते हैं तो वे रिटायर होने का विचार करते हैं, लेकिन कुर्नेलियस एक बिल्कुल अलग उद्योग पर एकाधिकार जमाने वाला था। लेकिन उससे पहले आइए उनकी निजी जिंदगी पर वापस चलते हैं, क्योंकि 1868 में कॉर्नेलियस की पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर ठीक 1 साल बाद कॉर्नेलियस ने फ्रैंक आर्मस्ट्रॉन्ग क्रॉफर्ड नामक एक महिला से शादी की जो उससे 40 साल छोटी थी। और जैसे कि यह इतना अजीब नहीं था, यह महिला भी उसकी चचेरी बहन में से एक थी। तो कॉर्नेलियस का निजी जीवन अभी भी उतना ही अजीब था, लेकिन व्यवसाय के लिहाज से वह वास्तव में अभी शुरुआत कर रहा था। आप देखिए, कॉर्नेलियस हमेशा भविष्य की ओर देखता था और जैसे उसने पहले स्टीमबोट्स को अगली क्रांतिकारी तकनीक के रूप में पहचाना था, अब वह रेलमार्गों की ओर देख रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अधिक से अधिक शिपमेंट नाव से नहीं बल्कि ट्रेन से हो रहे थे और इसलिए यदि वह परिवहन पर हावी रहना चाहते हैं तो उन्हें यहीं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए कॉर्नेलियस ने अपने जहाजों के बेड़े को बेचना शुरू कर दिया। इस समय तक कॉर्नेलियस बहुत बीमार हो गए और चलने में असमर्थ हो गए। अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद वह अभी भी अपने सामान्य उग्र आक्रामक स्वभाव वाले थे। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए मीडिया के सदस्यों को अपने घर के बाहर देखा तो वह उन पर हमला करने के लिए बाहर चले गए। लेकिन कई महीनों तक अपनी बीमारी से लड़ने के बाद 1877 वर्ष में 82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनकी संपत्ति लगभग $100 मिलियन थी, लेकिन मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने पर आज वह लगभग $200 बिलियन होती। अगर हम इसे भारतीय रुपए में बदले तो यह 165 लाख करोड़ रुपए होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि कागज पर उनके पास उस समय सभी अमेरिकी मुद्रा का लगभग 9वां हिस्सा था। कि यदि आप ऐसे और भी लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने शून्य से भी दौलत बनाई तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं। हम अपनी भाषा का समर्थन करने के लिए अपने वीडियो शुद्ध हिंदी में बनाते हैं।